नमस्कार दोस्तों, मी सुहानी सूर्यवंशी आणि जसे की तुम्हाला सगळ्यांना माहिती है पहले हमने शुरुआत की थी दैट इज फ्रॉम द पेपर पैटर्न कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं उसी के पार्ट 2 के ऊपर। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था, सुगम संस्कृतम में कैसे करना है पढ़ाई, गद्यम और पद्यम, ये तीन जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे वो हमने कवर कर लिए। अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो रहेगा 4, 5 एंड 6, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़े छोटे से है बट इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सो लेट अस स्टार्ट। अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, वहां पे मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है हाफ पेपर पैटर्न को। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैटर्न, आई मीन पैटर्न वही है, बस नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। चलो, तो सबसे पहला आज का सेशन का जो कि फोर्थ विभाग है दैट इज लेखन कौशल, जो कि 9 मार्क्स का है। लेखन कौशल इज ऑल अबाउट, यहाँ पे ट्रांसलेशन आता है, यहाँ पे निबंध आता है, यहाँ पे चित्र वर्णन आता है, यहाँ पे वाक्य निर्माण आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 अ में दो जो दिखाई दे रहे हैं, या तो आप वाक्य निर्माण करो या फिर आप अनुवाद करो। अभी इन दोनों में से क्या चूज करना है? अगर आपको वाक्य निर्माण करने में क्या होता है कि आपको कोई भी एक धातु दिया जाए, ठीक है, और ये प्री डिफाइंड होते हैं, मैं इसके कौन से वाक्य है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कौन से धातु के लिए क्या अपेक्षा है वो भी मैं आपको, मतलब कौन सी विभक्ति की अपेक्षा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये प्री डिफाइंड होते हैं, कौन से आएंगे हमें पहले से बता देती हूँ, और उसमें से मोस्टली एग्जाम में आ जाते हैं। और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज अनुवाद का, उसमें जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं या फिर उसमें जो भी वर्ड्स आपको पूछे जाते हैं, वो 8th 9th और 10th में जितनी भी संस्कृत आपने अभी तक पढ़ी है सबके ऊपर से ही आपको वर्ड्स पूछे जाएंगे, कुछ अलग से नया शब्द नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको हिंदी मराठी एंड इंग्लिश में सेंटेंसेस होते हैं, आपको इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिखना होता है शब्द, या फिर किसी फल का नाम रहेगा, किसी फ्रूट फल, या फिर फूल का नाम रहेगा, जो भी इसके जो भी नाम रहेगी वो अपने 8 9 10 की चित्रपद कोश में जो क्या रहेगा उसके ऊपर ही पूछा जाता है। बट यहाँ पे सेंटेंसेस डिफाइन नहीं होते हैं, कौन सा भी सेंटेंस आ सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास संस्कृत की वोकैबुलरी बहुत अच्छी है तो आप अनुवाद वाला क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैं वाक्य निर्माण कर सकता हूँ, पहले से वाक्य पढ़ के लेके जाऊंगा और वही वहां पे लिख के आऊंगा और अच्छे मार्क्स ले लूंगा, तो उसके लिए आप पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको चूज कर सकते हो। नाउ इट्स अप टू यू। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास या तो हम निबंध लिखते हैं या फिर हम चित्र वर्णन करते हैं 5 मार्कों के लिए। अभी निबंध कौन से आने वाले हैं वो भी मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता ही देती हूँ। तो उनमें से कोई भी 3 निबंध आ जाते हैं, पिछली बार जो बोला था वही निबंध आ गए, तो इस बार भी मैं आपको बताऊंगी कौन से निबंध आने वाले हैं, कैसे लिखना है उनको। तो इस तरीके से हम लोग निबंधों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट आता है चित्र वर्णन। इसका एक बेसिक या फिर अच्छा पार्ट ये है कि इसमें आपको मंजूषा दी जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनको आपको चूज करके सेंटेंसेस बना के चित्र का वर्णन लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल बस स्टॉप हो या फिर सब्जी मार्केट हो, इसके ऊपर कोई भी चित्र बना के दिए जाते हैं और उसके क्रियापद भी दिए जाते हैं, आपको बस उनमें से वाक्य बना के लिखना होता है। तो अगेन यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है, निबंध या फिर चित्र वर्णन। मैं यूजुअली निबंध सजेस्ट करती हूँ क्योंकि आप घर से रट्टा मार के जा सकते हो, जो निबंध आया उसके ऊपर लिख सकते हो। तो ये काफी आसान है, अभी इनमें से कोई तो आपको एक चूज करके रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा लेखन कौशल्यम का पार्ट। अभी देखो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज भाषा अभ्यास। ये सबसे हाईली वेटेज ऐसा सेक्शन है पूरे पेपर में से। द रीजन बिहाइंड दिस इज, इसके अंदर पूछा जाता है टेबल्स एंड ग्रामर। टेबल्स यानी कि तालिका, नाम तालिका आती है, सर्वनाम तालिका आती है, क्रियापद तालिका आती है और धातु साधित विशेषण तालिका भी पूछी जाती है। 8 से लेकर 10 तक जितनी भी तालिका है सबके ऊपर से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नाम तालिका में देव, वन, माला, नदी, कवि, वारिणी, इस तरीके से जो भी शब्द या फिर जो भी नाम की तालिका आपने अभी तक पढ़े हैं 10 तक, वो सारी इसमें पूछी जाती है। यहाँ पे आपको 6 ब्लैंक्स दिए जाते हैं और उनमें से कोई भी 4 आपको फिल करने होते हैं, ब्लैंक्स जो है वो। सेम फॉर सर्वनाम तालिका, एतद तद का सबके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। क्रियापद तालिका के अंदर आपके पास कौन से लकार है, देखो लटर लकार, लंग लकार, भूग लकार, विधिलिंग लकार और लोट लकार, ये आपके पास 5 लकार है। उसी के साथ साथ अस और फ्रू के रूप भी आपको पूछे जाएंगे। अब ये कैसा करना है इसके ऊपर मैं चाहिए तो वीडियो बना सकती हूँ, बट आपको याद रखना है कि टेबल्स कौन से आते हैं। नेक्स्ट इज धातु साधित विशेषण तालिका। यहाँ पे ना आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 78 पे आपको एक तालिका मिलेगी जहाँ पे ग्रुप क्या यहाँ वगैरह सब दिया होता है। तो उनमें से आपको बाय हार्ट करके यहाँ पे इस तालिका में फिल करना होता है। बेसिकली ये सारा पार्ट बाय हार्ट का ही है, तुम लोग को टेबल्स भी रखने पड़ेंगे अल्टीमेटली, तो ये सारा बाय हार्ट का खेल है। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा व्याकरण। अभी व्याकरण या फिर ग्रामर में एग्जैक्टली ऐसा क्या होता है कि लोग संस्कृत से बहुत ज्यादा डरते हैं। देखो एक तो सबसे पहली बात,
सूचनानुसार कृतिकृत ये जो हमारा पूरा सेक्शन है इसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से कोई भी 3 आपको सॉल्व करने होते हैं। पहला तो आता है संख्यावाचक। इसमें मैं एग्जाम से पहले आपको बता दूंगी कौन से करने हैं, वही सेंटेंसेस एग्जाम में आते हैं, तो इसका कोई ज्यादा इशू नहीं है, ये आपका आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है समास। समास तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है बहुत बार, अब मैं फिर से पढ़ाऊंगी आपके बैच के लिए, तो समास का तो आपका सॉर्टेड हो ही जाएगा, डोंट वरी। सारे में उसके आपके उसमें आपको एग्जांपल्स भी दे देती हूँ, तो वो तो हो जाता है। समानार्थक विरुद्धार्थक ये हम थोड़ा सा देखेंगे कि हर एक चैप्टर में ही हम लोग कवर अप कर दे इसको, ऐसा कुछ हम लोग करेंगे। और फिर 4 में से कोई भी 3 सॉल्व करने, आप इन चारों में से जो भी आपको एक डिफिकल्ट लग रहा है उसको इग्नोर मार सकते हो। फिर आता है इसके अंदर का सूचनानुसार कृतिकृत, जिसके अंदर आपके पास कोई भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें से कोई भी 3 सॉल्व करना होता है। पहले तो आता है वाच्य परिवर्तन। एक वाच्य परिवर्तनम, ये भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है पिछले वाले बैच को। फिर द्वांत लबंध निष्कास है, इसके 4 रूल्स है जो मैं आपको बताऊंगी और आसानी से आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। सेम स्म निष्कास का भी रूल है, वो मैं आपको बता दूंगी, 2 ही रूल्स है उसके। त्वम स्थाने भवान या फिर भवती योजित या फिर भवान स्थाने त्वम योजित, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत आसान है। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने इसके पहले से लेके रखे हैं। लकार और वचनम परिवर्तित, मतलब लंग लकार रहेगा तो लट लकार में करो, पुल्लिंग रहेगा तो स्त्रीलिंगी में करो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निजंतम कुरुत भी बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, या फिर निष्कास भी, दोनों में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा जो ग्रामर सेक्शन आता है या फिर जो बहुत डिफिकल्ट माना जाने वाला सेक्शन है संस्कृत के पेपर का, वो तो हमारा डन हो चुका है। अभी नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन आता है दैट इज पठित गद्य का। अभी हमने जो गद्य के विभाग में गद्य देखा ना, वो पठित गद्य था। अभी आ रहा है हमारे पास अपठित गद्य। अपठित मतलब क्या, कि जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है ऐसे पैसेज आपको दिए जाएंगे। कितना बड़ा पैसेज आता है, तो मोस्टली आप देख सकते हो कि 7 to 8 लाइन का पैसेज आपको दिया जाता है, और वो बिल्कुल आसान होता है, बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होता है, बहुत आसान आसान शब्दों से और स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस से बना होता है, सो दैट आप इजीली पहचान पाओ और इजीली लिख पाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना सिमिलरली जैसे क्वेश्चंस आपको पठित गद्यांश में पूछे थे, सेम क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं कि एक वाक्य में उत्तर लिखो या फिर सत्यम असत्यम लिखो। इस तरीके के ही सेम क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं अपठित गद्यांश के लिए। तो देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको उस गद्यांश का मीनिंग ना समझे, क्योंकि वो आपकी टेक्स्ट बुक में से नहीं है। तो इवन दो मीनिंग पता नहीं हो, फिर भी कैसे इनको सॉल्व करना है या फिर कैसे इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। सो अभी फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि हमारे पास ऐसा एक सेक्शन है जिसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो उसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अभी देखो इसमें क्या आता है, पूर्ण वाक्य में उत्तरम लिखत। फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है दैट इज प्रातिपदिका, मतलब क्या, मूल शब्द को लिखना। कैसे लिखना होता है, क्या लिखना होता है, मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट है वाक्य पुनर्लिखन, सत्यम असत्यम लिखो, वाक्य को फिर से लिखिए, सत्य है कि असत्य है वो बताना। फिर है माध्यम भाषा सरलता लिखत। अब कोई सेंटेंस दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको या तो मराठी में लिखो इफ योर मदर टंग इज मराठी, और फिर मीडियम ऑफ लैंग्वेज इज मराठी, या फिर इंग्लिश में लिखो अगर इंग्लिश है मीडियम ऑफ लैंग्वेज। तो आपको उसी सेंटेंस को क्या करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है। अभी व्हाट इज, क्या आपको वो पैसेज समझा ही नहीं तो आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, तो डोंट वरी, ऐसा बहुत बार होता है कि पैसेज नहीं समझता है, तो आपके पास ऑप्शन है। इन 6 प्रश्न में से कोई भी 3 प्रश्न, कोई भी 2 क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन में डाल सकते हो और कोई भी 4 जो है आप सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज विभक्ति अंत पद लिखो, मतलब प्रथमा विभक्ति हो या फिर द्वितीय विभक्ति के पद लिखो, तृतीय विभक्ति के पद लिखो, इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट अभी आप लोग देख रहे हो दैट इज कारक परिचय। कारक के ऊपर एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो बनता है जिसमें मैं आपको सारे कारक बता देती हूँ एक ही वीडियो में, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, तो ये कारक का भी मेरे से डील डन हो जाएगा। तो देखो उसके बाद नेक्स्ट आता है अपठित पद्यांश, मतलब गद्यांश के बारे में तो हम लोग देख लिए। अभी अपठित पद्यांश आता है जिसके अंदर आपको 2 पद्यांश आते हैं। पहला पद्यांश आएगा आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए, सेकंड पद्यांश आपको आएगा चार्ट्स या फिर वो जो भी तालिका है, जाल चित्र है, उसको पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पे जो पद्यांश दिया जाता है हो सकता है कि उसका भी मीनिंग ना समझे या फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है, तो डोंट वरी। अगर आपका पद्यांश आपको पद्यांश का मीनिंग ना भी समझा तो भी आप एक वाक्य में उत्तर ये वाला क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, क्योंकि इसमें जो पद्यांश आता है, मतलब पद्यांश में से ही आपको क्या करना होता है, वो एक शब्द लिखना होता है और फिर पूरा वाक्य लिखना होता है। तो ये तो बहुत आसान है। फिर नेक्स्ट उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें दोनों में से कोई भी एक वाक्य में उत्तरित होता है।
और दूसरा आपको पूछा जाता है या फिर समानार्थक शब्द लिखो, गिवन शब्द का फ्रॉम द पैसेज, विरुद्धार्थक लिखो या फिर विशेषण विशेषक जोड़ी लिखो। इस तरीके से आपको कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी नेक्स्ट आपके पास है, मैंने बोला था कि दोनों पद्यांश आएंगे, पहला पद्यांश के बारे में बात होगी। अभी दूसरा ये जो पद्यांश आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर आपको ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे जिससे हमारी तालिका जो है वो पूरी हो सकती है। तालिका मतलब जो भी संकल्पना चित्र है, जो भी जाल रेखा चित्र है जिसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूरी हो सकती है। तो उसमें आपको 4 ब्लैंक्स मिलेंगे, 4 ब्लैंक्स मिलेंगे, उनमें से आपको जो ब्लैंक्स है उनको फिल करना होता है और उसके हिसाब से यहाँ पे मार्क्स होते हैं। तो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल गई है कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा होता है। आई होप कि आपने पहला वीडियो देख लिया होगा, उसमें हमने बहुत ही अच्छे से पहले 3 विभागों को एक्सप्लेन किया था, अभी हमने लास्ट के 3 विभागों को एक्सप्लेन करके देख लिया है। तो ये बहुत सारी बैचेस वेदांतु ने लॉन्च की है, जहाँ पे अभी आप जा रहे हो 9 से 10th में। तो स्कॉलर्स बैच है आपके लिए, जिसमें मैं भी हूँ ऑफकोर्स संस्कृत पढ़ाने के लिए, और बाकी बैचेस भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे लर्नर्स बैच वगैरह है 8th स्टैंडर्ड के लिए, अगर कोई आपके पहचान के रहेंगे तो उनको बता देना। और साथ ही में यहाँ पे आपको दृष्टि नीट वगैरह सारी बैचेस दिखाई दे रही है। उसी के साथ साथ अगर आपने यहाँ पे देखा है तो वेदांतु के बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स भी है, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, स्कॉलरशिप ले सकते हो। यहाँ पे देखो आपको लिस्ट दिखाई दे रही होगी सारे सेंटर्स की, तो वो देख लो। और ये देख सकते हो कि वेदांतु का रिजल्ट कैसा है, बहुत बढ़िया रहा है। तो आप भी ऐसा स्कोर करना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हैं सेंटर्स को। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी।